जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा बच्चे आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। जी हाँ, आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का जो छठा एडिशन है उस किताब का हम लोग आज से वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज स्टार्ट करें। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इस सीरीज में आपको हर वो चीज़ें मिलेगी जो एम लक्ष्मीकांत की बुक में मिली है। इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को मैंने एक साथ कवर किया हुआ है, तो इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल परेशान ना हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल परेशान ना हो, दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। ये जो बुक है इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। ये बुक आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आईएएस और पीसीएस के जो बच्चे हैं वो खासकर इस बुक को प्रेफर करते हैं। और आज जैसे हम लोगों के ग्रुप बी लेवल के जितने एग्ज़ाम हैं उसमें भी जो आजकल पॉलिटी का स्तर पूछा जा रहा है उसका स्तर भी कई बार एम लक्ष्मीकांत के लेवल से ही पूछा जाता है। तो इसलिए मैं पॉलिटी को आज से जो स्टार्ट करूंगा वो इसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो जिस बच्चे ने एम लक्ष्मीकांत बुक के बारे में नाम सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो अब उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब आप इस वीडियो को देख के ही आप पूरे बुक को आप समराइज वे में ले सकते हो। अब देखिए इस बुक के पढ़ने और मेरे वीडियो में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। देखिएगा इस बुक के अंदर तो सारे चैप्टर हैं, कंटेंट दिया हुआ है। मैंने क्या किया है, वो बहुत से क्वेश्चंस हैं, वर्बेटियम है, टॉपिक्स हैं, उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करी है जो बुक इस बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है। कुछ इस बुक से कम, कुछ उस बुक से ज़्यादा। ओवरऑल मिला के एक चैप्टर को समझने के लिए बच्चे को जितनी रिक्वायरमेंट होती है इतनी मैंने सारी चीज़ को इसके अंदर लेके रखा गया है। और चैप्टर के एंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए गए हैं जिसको अधिकतर आईएएस पीसीएस प्री एग्ज़ाम में जो पूछा गया है उसको मैंने रखने की कोशिश करी है। साथ में ग्रुप बी लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके भी मैंने कुछ एक आध क्वेश्चंस लिख रखे हैं। मैं कुछ बच्चों से सुन पा रहा हूँ, वो बोल लेते कि सर हम एनटीपीसी हैं, रेलवे में, हमें इसमें कैसे, ये बुक तो बहुत बड़ी है, हम इतना क्या करेंगे पढ़ के। बच्चे, ज्ञान किसी भी प्रकार का होता है वो बेकार नहीं होता। ज्ञान आप लेते रहिए, ज्ञान से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जितना पढ़ाई का स्तर बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से तो ये बुक ही आज के समय में मोर देन सफिशिएंट है। अगर आज आप इस बुक को चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा। अब इस बुक के अंदर कितने पार्ट हैं, कितने लेसन हैं, ये मैं कुछ लगभग 100 वीडियोस का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मैं इस बुक को 100 वीडियोस के अंदर ख़त्म कर दूँ। पर लास्ट तक जाते आते देखिए कितना वीडियो काउंट होता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आप बच्चों को सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक का जो 6th एडिशन है उसका चैप्टर नंबर 1। एक चीज़ और जान लो, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एम लक्ष्मीकांत की 5वीं एडिशन होगी, यानी इससे पहले वाली, तो बिल्कुल बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6 ही नए चैप्टर हैं जो इस बुक में जोड़े गए हैं। मेरे अपने पर्सनल पास भी ये 6th एडिशन नहीं है, मैं भी 5th एडिशन से ही पढ़ता हूँ, पर इसका मेरे पास PDF वर्जन पड़ा है, तो आप भी PDF वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा और मिसिंग चैप्टर्स को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बुक के एंड में मैं MCQs आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग पहला चैप्टर नंबर 1 एम लक्ष्मीकांत का। ठीक, चलिए देखते हैं। और जो पहला चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब बच्चों, मैं इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन कर दूं ये है क्या। सबसे पहले इसको आपको समझना पड़ेगा इन्होंने किसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी है, किसकी हिस्ट्री की बात करी है, थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी गई है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी गई है। किसके करी गई है? ब्रिटिशर्स के। बच्चों ऐसे समझो, ये पहला चैप्टर से क्या होता है। वैसे ना ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये एक्चुअल में मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें जो एक्ट्स जितने दिए गए हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का है। पर इस चैप्टर में कह दो, अब आप कह दो सर इस चैप्टर में इसका क्या यूज़ है। बच्चे, मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर जब तक आप पढ़ोगे नहीं,
तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा हमारी इंडियन पॉलिटी का विकास कैसे हुआ, हम लोग की इंडियन पॉलिटी कैसे डेवलप हुई। तो ये चैप्टर का रोल है आपके पॉलिटी को डेवलप करने में। कैसे? जैसे भारत में बच्चों ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने भारत की अलग अलग जगहों पे कब्जा किया, शासन किया, और वहाँ पे शासन करने के लिए नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन, नीतियाँ बनाई। तो उस नीतियों में जो एक्ट लाए, यही एक्ट बनते बनते हम लोग के पार्लियामेंट का निर्माण हुआ और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग आज भी यूज करते हैं। तो ये चैप्टर को आप पढ़ने में आपको ये चीजें पता चलेंगी कि भैया ब्रिटिशर्स कैसे वर्क करते थे, उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या था और उनकी क्या फीचर्स हैं जो हम लोग आज भी यूज करते हैं और उनकी क्या चीजें हैं जो आज खत्म हो चुकी है। तो इस चैप्टर में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी है कि ब्रिटिशर्स कैसे आए थे, उन्होंने कैसे काम किया था। आइए मैं आपको इसको एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। देखिए, वर्ल्ड में तो लेने की जरूरत नहीं है, अपने इंडिया में सबसे पहले जो यूरोपियन थे वो आए थे हम लोगों के, कौन आए थे? पोर्टुगीज आए थे, पुर्तगाली आए थे। पोर्टुगीज आए थे कब? 1498 में। ठीक। वास्को डी गामा आपने नाम सुना होगा। वास्को डी गामा हम लोग के यहाँ पहले यूरोपियन थे जिनका जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक। अब दूसरा जो यूरोपियन शक्ति आई थी वो आई थी ब्रिटिशर्स। ये कब आई थी? 1600 में। तीसरी जो यूरोपियन पावर आई थी वो आई थी डच। ये आई थी 1602 में। और जो लास्ट यूरोपियन आई थी ये आई थी फ्रेंच। ये आई थी हम लोग की 1664 के अंदर। अब आपको ब्रिटिश रूल पढ़ना है इस प्रकार से, आपको ब्रिटिश रूल पढ़ना है इस प्रकार से। सबसे पहले आपको देखना है ब्रिटिशर्स, सबसे पहले ब्रिटिशर्स 1600 से 1765 बैटल ऑफ प्लासे तक दूसरे पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है 1765 से 1857 और तीसरे पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है 1857 से 1947। तो जो घटनाएं 1765 से 1857 और 1857 से 1947 के बीच में घटी हैं, जो अंग्रेज लोग रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए हैं, इन्हीं से हम लोगों की पॉलिटी का जन्म हुआ है। बच्चों, आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे, जब ब्रिटिशर्स हमारे सबसे पहले आए थे ना बच्चे, इनको तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1498 से एक पावर कौन सी थी? पोर्टुगीज की। ये पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और इनके बाद डच आ गए और इसके बाद फ्रेंच आ गए। बच्चे, आपने पोर्टुगीज हो गया, डच हो गया, फ्रेंच हो गया, इनके बारे में इंडिया में रेयरली जगह सुनते होगे। जैसे हम लोग का गोवा हो गया, हम लोगों का पौंडीचेरी हो गया, हम लोग का अंडमान निकोबार हो गया, पर आप पूरे इंडिया में इनके बारे में कम ही सुनते हो। आप पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स के बारे में ज़्यादा सुनते हो। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ब्रिटिशर्स ने अपने काम को कैसे किया था। एक चीज़ बताओ बच्चे, अगर एक घर में आप किराएदार हो, मकान मालिक कमज़ोर है
और वहां पे 2 किराएदार और आ गए। अब टोटल किराएदार हो गए 3, यहाँ पे 4 किराएदार थे, यहाँ पे मान लीजिए टोटल 3 किराएदार और आ गए, टोटल हो गए 4 किराएदार। मकान मालिक है एक। अब एक किराएदार के दिमाग में चल रहा है कि मुझे इस घर पे कब्जा करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले अपने दुश्मनों को भगाएगा। उसका दुश्मन कौन होंगे, उसके साथी किराएदार। इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब ब्रिटिशर्स आए थे भारत के अंदर तो इन्होंने सबसे पहले बच्चे 1600 में ये आए थे। अब आप पूछोगे पहला ब्रिटिशर्स कौन आया था, तो जो पहला ब्रिटिश था उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल ये पहला ब्रिटिशर्स था जो इंडिया में आया। एक चीज जान लो, ब्रिटिशर्स भारत में कैसे आते हैं। ब्रिटिशर्स भारत में परमिशन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, परमिशन। इस परमिशन को क्या बोला जाता है, इस परमिशन को बोला जाता है चार्टर। इस परमिशन को क्या बोला जाता है बच्चों, चार्टर। एक चीज बताओ, परमिशन किससे ली जाती है, अपने गार्जियन से। तो यानी परमिशन का मतलब चार्टर कौन देगा, गार्जियन। गार्जियन का मतलब माई बाप, मतलब वहां की जो क्वीन थी, कौन थी, क्वीन। और जो क्वीन थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। भाई स्पेलिंग पे मत जाना यार, बाकी आप लोग समझदार हो, खुद ही देख लेना। जो पहली थी उनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। तो अंग्रेज लोग भारत में 1600 में आए थे। किससे चार्टर लेके आए थे, क्वीन एलिजाबेथ वन से। चार्टर क्या होता है, मैंने आपको ज्योग्राफी में इजी सीरीज की पहली जो क्लास से इंट्रोडक्शन, उसमें बताया था कि मैंने चार्टर क्या चीज़ होती है, चार्टर किस तरफ दी जाती है, और कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पड़ा था। एक बार जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। तो ब्रिटिशर्स भारत में आए थे 1600 में। जो पहला ब्रिटिशर्स आया था वो जॉन मिल्डन हॉल आया था। ये जहांगीर के कोर्ट में गया था बिजनेस की परमिशन लेने के लिए। क्लियर हो गया। यहां से इनका भारत में काम करना आरंभ हुआ। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1600 से 1765 तक जितनी अन्य यूरोपियन पावर थी उनको भगाया। दे chased all existing यूरोपियन पावर। उन्होंने क्या किया, जितनी मौजूद यूरोपियन पावर थी उनको भगाया। 1765 के बाद क्या हुआ, 1765 से 1857 बैटल ऑफ प्लासे के बाद से हम लोग के जो ब्रिटिशर्स थे ये कोलकाता, मैसूर, महाराष्ट्र, पंजाब, बॉम्बे इनके पास पहले ही से था। इन्होंने एक एक करके 1 2 3 4 एक एक करके पहले इंडिया पे कब्जा करना स्टार्ट किया। इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया था, कहाँ पे किया था, बंगाल पे किया था। अब जब इन्होंने बंगाल पे कब्जा किया था तो कब्जा करने के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए होंगे, कैसे रूल करना है उसके नियम कानून लेके आए होंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को अपनी पॉलिटी के अंदर पढ़नी है कि अंग्रेजों ने उस एरिया में उस दौरान कैसे शासन किया, क्या उसका कुछ पार्ट हम लोग ने आज भी यूज़ किया है, वो अपडेट हो गया, मॉडिफाई कर दिया। आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे, अरे यार ये जो संविधान संशोधन है तो अंग्रेजों के समय से चलता चला आ रहा है, ये तो बहुत बेकार चीज़ है। ठीक, तो ये कोई मैटर नहीं करता, समय के साथ इसमें
अपडेशन क्या होता है, होती रहती है। हम लोगों को ये चीज़ें जाननी है कि बंगाल, महाराष्ट्र, मैसूर कैसे कैसे अंग्रेजों ने इसको कवर किया। तो अंग्रेजों ने जो सेकंड पार्ट था 1765 से 1857 तक, वो इंडिया को उन्होंने स्लोली कॉन्क्वेस्ट किया। ठीक, अब आता है उनके शासन का सबसे थर्ड मोस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? थर्ड मोस्ट पार्ट। और जो थर्ड मोस्ट पार्ट था, थर्ड मोस्ट पार्ट चालू होगा 1857 से 1947। अब ब्रिटिशर्स क्या होंगे, एक बार उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या किया है, देख लिया है। अब इस रिवोल्ट से इनके माइंड में क्या करना है भारतीयों के साथ, क्या नहीं करना है, इसका एक लेआउट बन चुका है, एक मैप बन चुका है। तो तीसरे पार्ट तक हम लोग का जो इंडियन था वो भी एक्टिवेट हो चुका था। ब्रिटिशर्स हम लोग पे रूल कर ही रहे थे, तो इनके बीच में क्या घोटालेबाजी हुई, क्या गठबंधन हुआ, कैसे इंडियन ने इनको ले जाके देश से बाहर निकाला, ये हम लोग को इस पार्ट में है। पर हम लोग के जो पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये जो चैप्टर की डिटेल है ये मॉडर्न हिस्ट्री की है। इसमें हम लोग खाली मेन रेगुलेशंस देखेंगे कि ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने कैसे कैसे कब्जा किया, कैसे कैसे वर्क किया। तो अभी आपको मैंने बताया ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए थे और उनका इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि उन्होंने किस स्टेज से भारत पे वर्क किया। तो अब आइए हम लोग इसको चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। हाँ, एक चीज आपको और समझ लेना है। क्या समझना है, मैं इसको रफ करता हूं। जो ब्रिटिशर्स का रूल है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ब्रिटिशर्स का रूल है, मैंने आपको बताया था इसके हैं टोटल 3 पार्ट्स, पर हम लोग को पढ़ना सिर्फ 2 पार्ट है। जो एक पार्ट है ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो हम लोग इसको पॉलिटी में नहीं देखेंगे, इसको मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। 2 पार्ट कौन कौन से? ब्रिटिशर्स के शासनकाल को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है हम लोगों का कंपनी रूल, एक होता है हम लोगों का क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब होता है महारानी द्वारा शासन, क्राउन रूल। जो कंपनी रूल है ये 1763 से 1857 तक चलेगा, और क्राउन रूल है 1857 से 1947 भारत की आज़ादी तक चलेगा। जैसे 1763 के ईयर है, इसके आसपास की डेट थी। ठीक, तो ब्रिटिशर्स के जो 2 पार्ट हैं इसमें हम लोगों को डील करना है। अब एक चीज आपके दिमाग में आई होगी कि ये कंपनी रूल क्यों कहा गया, ये क्राउन रूल क्यों कहा गया। आइए थोड़ा इस पे भी हम लोग प्रकाश डाल देते हैं। हम लोग अगली स्लाइड ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले मतलब क्या होता है कंपनी रूल का। कंपनी रूल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कंपनी रूल क्या होता है। बच्चों आपको पता है ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, किस फॉर्म में आए थे? भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने आई थी? बिजनेस। क्या करने आई थी? बिजनेस। बिजनेस करते करते ये क्या करने लगी? शासन यानी रूल। तो ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने बिजनेस के साथ साथ जो रूल किया, तो इस दौरान के शासन को हम लोगों ने बोला कंपनी रूल। अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि इसका नाम चेंज करके कंपनी रूल से क्राउन रूल क्यों कर दिया? थोड़ा बच्चे दिमाग लगाइएगा। इमेजिन करिए इंडिया की कोई एक छोटी सी कंपनी है, ये एक काल्पनिक एग्जाम्पल है, बस अभी आप इसको दिमाग में बैठा लिए। इंडिया की एक कोई एक MNC है,
जो आज ब्रिटेन में जाए काम करने के लिए। जैसे एक हम TCS को ले लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी से सर्विसेज, इसने एक ब्रिटेन में एक अपना ऑफिस खोल दिया। अब होए क्या, ये ऑफिस क्या करेगा, वहां पे IT डेवलपमेंट का काम करेगा और जो एम्प्लॉयज होंगे वो ब्रिटेन के लोकल लोगों को हायर करेगा। ठीक, चलिए अब ये कंपनी क्या करे, स्लोली जाके एम्प्लॉयज को लेने के साथ साथ ये वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी उंगली करने लगे धीरे धीरे कि नहीं हमारे गेट के सामने रोड अच्छी बनाओ, फिर कोई रोड अच्छी नहीं बन रही है, ऐसे कानून करते 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 वो उस एरिया पे रूल करने लग जाए और रूल करते करते वो ब्रिटेन पे रूल करने लग जाए। ऐसा आप हंस रहे होंगे ना कि अरे सर क्या बात करो, ऐसा कोई पॉसिबल है? जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ऐसे ही आई थी शासन करने के लिए। वो आई थी सिर्फ बिजनेस करने और वो हम पे क्या करने लगी, रूल। हम पे किराएदार घर पे कब्जा तभी कर सकता है जब घर के अंदर यूनिटी नहीं होगी। तो बच्चों याद रखना, जिसके जिसके घर में किराएदार हो, किराएदार से बिल्कुल सचेत रहिएगा। अगर आपके घर में फूट है तो किराएदार हावी हो जाएगा, अपने अंदर यूनिटी रखिए। आपने देखा होगा एक राजा ने दूसरे को मारा और तीसरे ने चौथे को मारा। बचपन से मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में आपने देखा होगा खाली तलवारें खींची हैं। रीज़न उसका क्या है, हमारा इंडिया इतना विशाल सभ्यता होने के बावजूद भी आपस में हम लोग की यूनिटी नहीं थी, हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी वजह से हम लोग पे किराएदार क्या हो गए, हावी हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने हम लोग के ऊपर किराएदार बन के जो शासन किया वो था कंपनी रूल। अब इसका नाम क्यों क्राउन रूल हो जाता है, अब इसको एक बात समझिएगा। भारत से के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लेके आई थी, चार्टर लेके आई थी। और ये चार्टर कौन देता है, क्राउन देता है। ठीक, एक चीज बताओ, जब अंग्रेज लोग भारत पे जगह जगह पे लड़ाई कर रहे हैं, मुगल्स को हरा रहे हैं, सिराजुद्दौला को हरा रहे हैं, हैदर अली को हरा रहे हैं, महाराणा प्रताप को हरा रहे हैं, इनको जब बारी बारी से हरा रहे हैं, उनके एरिया पे कब्जा कर रहे हैं, तो ये खबर ब्रिटेन के अखबार तक भी तो जाएगी, वहाँ पर भी तो पता चलेगी कि जो मेरे वीर जवान पुत्र हैं वो कहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने कितना देश पे कब्जा कर लिया। जब भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि उन्होंने लगभग पूरे भारत पे कब्जा कर लिया है और भारत के लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है, तो ब्रिटिशर्स की जो सरकार थी उन्होंने दिमाग ये लगाया, एक काम में ऐसा करते हैं कि इस कंपनी के शासन को खत्म करके कंपनी ने जो क्षेत्र लिया है उसको हम अपना बोल देंगे और आज से इन पे हम शासन करेंगे ब्रिटेन के माध्यम से। अब इसमें कह दो क्या फायदा हुआ, ब्रिटेन को भारत पे कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री नहीं भेजनी पड़ी, उनकी कंपनी ने ही बहुत कुछ आसान कर दिया था। तो जब शासन व्यवस्था चली गई किसके हाथ में, राजा के हाथ में, यानी महारानी के हाथ में, तो वहां से पार्ट 2 आ जाता है क्राउन रूल। तो हम लोग का जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा 1857। 1857 आपने बार बार सुना होगा, मंगल पांडे रिवोल्ट ऑफ 1857। तब तक हम लोग के भारतीय जाग उठे थे, उन्हें लग रहा था कि भैया अब नहीं चलेगी, अंग्रेजों की हुकूमत नहीं चलेगी, वो सब जाग चुके थे। तो उन्होंने भैया विद्रोह कर दिया, विद्रोह हो गया तो अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था पलट दी। तो इसीलिए 1857 के बाद से जो शासन व्यवस्था आई है, इस शासन व्यवस्था को हम लोग क्राउन रूल बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने कंपनी रूल क्या होता है, क्राउन रूल क्या होता है, इसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया होगा। तो अब आइए हम लोग कंपनी रूल के अंदर क्या होता है, उसकी डिटेल के अंदर कौन कौन से एक्ट आए थे, कौन कौन सी चीजें आई थी जिससे हमारे पॉलिटी का निर्माण हुआ। बच्चों, मैं वर्ल्ड पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूं। हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए भारत की पॉलिटी को बनाने में किन किन चीजों का योगदान था, किन किन चीजों का सहयोग था। तो अब हम लोग उसके अंदर बारी बारी से चलते हैं, आइए देखते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये हम लोग का चैप्टर था। इसके बाद अगली स्लाइड, द कंपनी रूल। कंपनी रूल
1773 से 1858 और क्राउन रूल 1858 से 1947। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था। कंपनी रूल के अंदर क्या था, कंपनी के द्वारा शासन किया गया था। ठीक, एक चीज जान लो, कंपनी रूल के अंदर ब्रिटिशर्स ने, ये बात शायद आपको मैंने अभी बताई थी, जो भारत का क्षेत्र था बंगाल, मैसूर, महाराष्ट्र और पंजाब, इस पे इन्होंने बारी बारी से शासन किया। पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। कई बार सिविल सर्विसेज में हायरार्की भी पूछ ली जाती है, सबसे पहले किस पे कॉन्क्वेस्ट किया। ये हायरार्की तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन होगा कि जब एग्जामिनर बिल्कुल मजे के मूड में बैठा हो, उसको लगता हो कि इतना आसान सवाल पूछना है, तभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए थी, कंपनी रूल के दौरान तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पे अपनी हुकूमत इकट्ठा कर ली थी, काबिज कर ली थी और पूरा कब्जा कर चुके थे। ठीक, दूसरा आता है हम लोगों का क्राउन रूल। क्राउन रूल 1858 यानी 57 की क्रांति हो गई। उसके बाद से जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक वो कैसे लड़े कैसे झगड़े, इसके बाद की चीज़ें हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं क्या है हम लोग के लिए। अगली स्लाइड है हम लोगों की कंपनी रूल 1773 से 1858। और इस कंपनी रूल के अंदर क्या क्या चीज़ें आई, इसको ज़रा हम लोग बहुत गौर से समझेंगे और देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बोर्ड सभी के लिए विजुअल होगा। मैं एक बार बोर्ड से साइड हट जाता हूँ, तो जिन जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो इस स्लाइड का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अब ये क्या है कंपनी रूल के अंदर, आइए देखते हैं। तो बच्चे देख लेना, कंपनी रूल के अंदर कई सारे एक्ट आए थे। एक्ट जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 2-3 चार्टर एक्ट आए थे। तो अब ये रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का विनियम अधिनियम, इसमें क्या था, आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ये क्या था, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक कहानी सुनाते हैं कि यहाँ पे एक कहानी आ गई है। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लेके आया गया, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। वाई रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लेके आया गया। बच्चे नाम से समझने की कोशिश करिए। नाम में क्या दिया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट। किसको रेगुलेट करना है, कंपनी को। किसको रेगुलेट करना है, कंपनी को। किसने भेजा, कहां से आया, कहां से आया, ब्रिटेन से आया। कहां से आया, ब्रिटेन से आया। ठीक, किसके द्वारा भेजा गया, क्राउन के द्वारा भेजा गया। अगला सवाल, क्यों भेजा गया, रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों भेजा गया। तो अब ये चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि रेगुलेटिंग एक्ट को किस वजह से भेजा गया। एक कहानी सुन लो आप लोग। बेटा, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 से बिजनेस उसने क्या कर दिया था, स्टार्ट। क्या कर दिया था, स्टार्ट। पर 1765 से तक आते आते, फिर से 1765 तक आते आते ये इंडिया पे शासन प्लस बिजनेस दोनों कर रहे थे। ये भारत पे क्या कर रहे थे, शासन प्लस बिजनेस दोनों कर रहे थे। अब इस शासन और बिजनेस से क्या फायदा मिला भैया, इन्होंने इंडिया की अलग अलग जगहों पे कब्जा किया, लूट मार किया। एक चीज जान लो, आज जितना व्हाट्सएप, फेसबुक, हाई स्पीड इंटरनेट, ये सब फैसिलिटी आज 2020 में है, क्या ये फैसिलिटी उस समय हुआ करती थी 1765 में। हम लोग ब्रिटेन से यहाँ पे आने में
एरोप्लेन भी तब इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब तक शायद राइट ब्रदर्स ने कर दिया था। हम लोग को पानी के शिप से महीनों लगता था ब्रिटेन से मुंबई पहुंचने के अंदर। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ऑफिसर भारत में आ गया, वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कोई उसका बही खाता तैयार हो रहा है, कोई अकाउंटिंग तैयार हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी बंदे थे ये सब क्या करते थे, खूब मनमानी करते। मनमानी में थोड़ा एक सेकंड दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी नुमाइंदे थे सब क्या करते थे, मनमानी करते थे। मनमानी करने में ये लोग हाईली करप्टेड बंदे थे। आज जो हम लोग की नस्ल में ना करप्शन घुस आया है, ये हम लोग के डीएनए में यही ससुरे लेके आए थे, ब्रिटिशर्स लोग लेके आए थे। रेगुलेटिंग एक्ट को भेजने के पीछे रीज़न ये था, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत में बहुत करप्शन कर रही थी। ये हैदर अली से जब ये लड़ रही थी नंबर 2 पे, मैंने आपको बताया था मैसूर के कॉन्क्वेस्ट में, तो क्या कहते हैं एक बार ये 1769 में हार गई थी तो एक सेटबैक पहुंचा। ये कंपनी के दिखाते थे कि साहब कंपनी घाटे में चल रही है, कुछ धंधा नहीं चल रहा है, हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये कंपनी के अकाउंट तो दिखाते थे कि खाली होते जा रहे हैं, पर वास्तविक में कंपनी खाली नहीं होती थी। मतलब समझे इसका क्या, इनके पास पैसा घूस के फॉर्म में बहुत सारा होता था, पर बैलेंस शीट इनकी खाली होती थी। तो कंपनी को कुछ धीरे धीरे शक होने लग गया कि भैया ये जो तुम लोग यहाँ काम कर रहे हो ये सही से काम नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ दाल के अंदर काला रखा गया है। तो इस कालेपन को मिटाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को भेजा गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, कंपनी के ऊपर स्क्रू टाइट कर दिया। क्या कर दिया, स्क्रू टाइट कर दिया। स्क्रू टाइट होने से क्या हो गया, ऐसा महारानियों को लगा कि भैया हमारी कंपनी अब अच्छे से चलेगी। पर क्या कंपनी अच्छे से चली, आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या बोलता है, ये बोल रहा है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट to control and regulate the affair of ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहला स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी को कलपुर्जे टाइट करने के लिए, अभी मैंने जैसा आपको बताया था। दूसरा, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब समझे क्या, यह पहली बार के लिए कंपनी को एक प्रशासनिक तौर पे देखने की इसमें क्या करी गई है, कोशिश करी गई है। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में पहली बार एक केंद्रीकरण की नींव रखी। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा, नॉन सेंट्रलाइज नहीं होगा। देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के आगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला। क्या बोला, गवर्नर ऑफ बंगाल को बोला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों बोला, जरा इसको समझते हैं। इसको समझते हैं एक भारत के मैप से। सबसे पहले आपको हमने बताया था ब्रिटिशर्स ने इधर, ये पूरा बंगाल कहलाता था, तब बांग्लादेश में नहीं था, बंगाल पे इन्होंने क्या किया, शासन किया। और यहाँ पे जो फर्स्ट गवर्नर थे, कौन भैया, जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर कौन थे बच्चे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तो मैं आपको जो बता रहा था कि ये गवर्नर को गवर्नर जनरल क्यों किया गया। पहले जब इधर के गवर्नर ये थे, महाराष्ट्र का एक अपना गवर्नर G2 था, यहाँ का एक अपना गवर्नर G3 था।
पहले के समय में। ठीक, हुआ क्या, रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर था बोला नहीं बच्चे तुम लोग बड़ा करप्शन कर रहे हो, हम तुमको एक प्रमोशन ऊपर करते हैं, तुमको गवर्नर जनरल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गवर्नर जनरल। कहाँ का बना देते हैं, बंगाल का बना देते हैं। ठीक, और ये जो दोनों प्रेसिडेंसी हैं ये अब तुम्हारे अधीन काम करेंगी, मतलब इनको काम करने के लिए इनसे क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने अभी देखिए पहले आपको क्या बताया था, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिशर्स फॉर सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में केंद्रीकरण की इन्होंने क्या रखी थी, नींव रखी थी। तो देखिए केंद्रीकरण तो यहाँ था नहीं, यहाँ अभी तक तो विकेंद्रीकरण था। एक गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव इंडिविजुअल बंगाल देखता था, एक XYZ महाराष्ट्र देखता था, एक XYZ क्या देखता था, मैसूर देखता था। अब इनको क्या बोला, तुम यहाँ के सिर्फ गवर्नर रहोगे, हेड जो होगा वो गवर्नर जनरल होगा। तुमको फाइनेंस से रिलेटेड, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड जो भी काम करना है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछ के करोगे। यानी यहाँ का जो मैसूर का गवर्नर था और जो महाराष्ट्र का गवर्नर था, इसकी पावर्स को इन्होंने कट कर दिया। मैंने बताया था ना अभी क्यों कट करा था, क्योंकि ये लोग करप्शंस में बहुत इन्वॉल्व हो रहे थे, बहुत बदतमीजी करते थे, बहुत ज़्यादा ये लोग क्या करते थे, खुराफात करते थे। तो देखते हैं स्लाइड में हम लोग के लिए क्या लिखा हुआ है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बोला, इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members to assist him. The first such governor general was लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। यहाँ पे क्या किया, इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नामित किया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई। पहले ऐसे गवर्नर जनरल का नाम क्या था, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। ठीक, अब यहाँ पे जो 4 गवर्नर जनरल काउंसिल थी ये क्या थी बच्चे, था क्या, जैसे अभी तक आपने देखा था जो गवर्नर था वो अपने सारे डिसीजन इंडिविजुअली लेता था। अब यहाँ पे क्या होगा, गवर्नर जनरल प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये टोटल 5 लोगों की काउंसिल होगी और इसमें किसी भी काम को कराने के लिए 3 लोगों की सहमति चाहिए होगी। कितने लोगों की सहमति चाहिए होगी, 3 लोगों की सहमति चाहिए होगी। मान लो गवर्नर जनरल कोई काम करना चाहता है तो उसको काम को करवाने के लिए अपने साथ साथ प्लस 2 और लोगों की सहमति चाहिए। अगर वो 2 लोग सहमत नहीं होते हैं, फिर से अगर वो 2 लोग सहमत नहीं होते हैं तो गवर्नर जनरल उस काम को नहीं कर सकता। यानी जो वीटो पावर नाम की चीज थी, यार मैं मुखिया हूं, मेरे पास अतिरिक्त तो पावर होनी चाहिए, तो अतिरिक्त पावर इनको नहीं दी गई थी। काउंसिल के माध्यम से इसको क्या कर दी गई थी, कम कर दिया गया था। ठीक, अगला इन्होंने क्या किया, इट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसने क्या किया, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर को किसके अंदर कर दिया, महाराष्ट्र के अधीन बना दिया। जब 3 प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थे, पहले ये सब एक दूसरे से क्या थे, स्वतंत्र थे, अब अधीन हो गए। क्यों अधीन कर दिए, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे देखते हैं क्या क्या और पॉइंट है इसमें। अगली स्लाइड में दिया हुआ है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी भारत में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए।
यहां पे कोलकाता में 1774 में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन थे? एक चीफ जस्टिस और 3 जज। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन लोग थे? एक चीफ जस्टिस था और क्या था? 3 जज था। आज इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है और ये जो तब का सुप्रीम कोर्ट था, इसमें बहुत फासला था। आज के सुप्रीम कोर्ट में हम भारत की टॉप मोस्ट कोर्ट है, इसमें हम कोई भी मैटर को ले जा सकते हैं मिलिट्री को छोड़ के। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रिब्यूनल को छोड़ के बाकी हम लोग सारी चीज़ों को क्या ले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। पर ये जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, यहाँ पे इट हैज सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड नॉट इंडियन। इसका मतलब इसका ब्रिटिश विषय पर नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार है और भारतीय नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश के सब्जेक्ट का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जिस रूल्स एंड रेगुलेशन पे शासन करने आई है, सुप्रीम कोर्ट खाली उसी डिसीजन पे निष्कर्ष निकालेगी, बाकी चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं लेगी। भारतीय सब्जेक्ट जैसे भारत का धर्म, भारत की खेती, भारत की ज़मीन, जिन सब से रिलेटेड मैरिज का, लड़ाई का, झगड़ा का, ये सब मैटर नहीं। जो ब्रिटिशर से रिलेटेड मैटर होगा उसको इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है। पहला चीफ जस्टिस कौन था? पहला चीफ जस्टिस था एलिजा एम्पे। स्पेलिंग की स्पेलिंग है ELIJAEMPAY। एलिजा एम्पे हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। पहला चीफ जस्टिस किसका था? सुप्रीम कोर्ट का। पहला कहाँ खुला था? कोलकाता में खुला था। कब खुला था? 1774 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग का और स्लाइड में क्या दिया हुआ है। अगला, कंपनी सर्वेंट कैन नॉट इंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड। जैसा बच्चे मैंने अभी आपको बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने व्यापारी थे सब क्या थे? बदतमीज टाइप के थे। बदतमीज का इन द सेंस ये था कि वो बेईमान टाइप के थे। जैसे आपको मालिक ने, एक एग्जाम्पल, एक आपको कपड़े की दुकान पे आप काम करते हो और आप मालिक को ना बता के अंडर टेबल मतलब चुपके से सामान को बेच दो औने पौने दाम में। एक चीज़ बताओ, सामान में आपकी तो पर्सनल लागत 0 रुपये है, जितने रुपए में भी आप बेच दो आपका फायदा ही होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय जो ब्रिटेन से माल आता था उसको अंडर टेबल गायब करके चुप्पे से प्राइवेटली बेच देते थे। कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाते थे माल चोरी हो गया, नुकसान हो गया, और जो प्रॉफिट आता था वो 100% उनकी जेब में जाता था। तो कंपनी घाटे में होती थी पर एम्प्लॉय फायदे में होता था। यही ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय जब ना ब्रिटेन वापस जाते थे अपने घर बंगले, तो भैया मार्केट में नाम चलता था, ये देखो भैया फलाने बंदे हैं ब्रिटेन से घूम घाम के आए हैं। क्यों ब्रिटेन से घूम घाम के आए हैं? भैया इनके पास गाड़ी है, जमीन है, सॉरी भारत से घूम के आए हैं। जैसे आज हम लोग रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में शिफ्ट होते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट के बाद जाएगा तो अपने गांव में ही शिफ्ट होगा। उसका गांव मतलब ब्रिटेन। जब ब्रिटेन में जाएगा तो देखेगा अरे यार उसके पास बहुत संपत्ति इकट्ठी हो गई है, तो मार्केट में नाम चलता था, बहुत उसको पॉजिटिव नज़र से देखा जाता था कि जो इंडिया में काम करके लौटा होता था। तो यहाँ से कंपनी तो घाटे में हुआ करती थी पर कंपनी के लोग फायदे में हुआ करते थे, बैलेंस शीट लॉस होती थी। तो देखिए कंपनी ने धीरे धीरे इस पर क्या किया, नकेल कसने की क्या करी, टाइट करी। इट एस्टैब्लिश कंपनी डायरेक्टर्स फॉर 5 ईयर। ठीक, इसने कंपनी के अंदर क्या किए, डायरेक्टर्स को क्या किया, बनाया। ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, निर्देशक थे, ये क्या काम करते थे बच्चे समझ लो। जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे ये 2 काम करते थे। जो कंपनी के एक डायरेक्टर्स थे, एक लड़ाई झगड़ा देखता था, लड़ाई झगड़े का मतलब वॉर, सिविल के मैटर देखता था, और एक खाली पैसे का देखता था, मनी। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये सिविल, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी चीज़ों को ये लोग क्या करते थे, कवर करते। तो ये था हम लोगों का आज का
आज की क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया रेगुलेटिंग एक्ट और कैसे इंट्रोडक्शन था। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, सेकंड क्लास में, जिसमें हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या खामियां हैं इसके बारे में बात करेंगे। वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।